नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम कमोडिटी मार्केट पर फोकस करेंगे। हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ भी देंगे, लेकिन सबसे पहले प्रेशियस मेटल मार्केट पर नज़र डालेंगे। सोने और चांदी में इस साल अब तक अच्छी खासी तेज़ी दिखी है। याद रखें, ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं और इसी के साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते सोने और चांदी में तेज़ी दिखी है, लेकिन हाल फिलहाल में ऑल टाइम हाई लेवल से थोड़ी सी कमजोरी। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता और इसी के साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के देवया गागलानी जी भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और अनुज, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी, सोने और चांदी में हाल फिलहाल में ऑल टाइम हाई लेवल से नरमी दिखी है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से नियर टर्म अगर किसी का नजरिया हो तो गोल्ड और सिल्वर, क्या राय होगी? कि अगर आप सेंटीमेंट वाइज देखेंगे तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस ऊपर में $2700 और नीचे में करीबन $2600 इस टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी देखें तो करीबन 2650 के आसपास है। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक महीना हुआ है कि जब से मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 75,000 से लेकर 70,000 तक के बीच के रेट जो है एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट हाँ कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हम देख रहे हैं कि कभी एक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलती है, मगर कहीं ना कहीं ये भी है कि डॉलर इंडेक्स की तेजी होने की वजह से हम हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस भी फेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल रेंज में रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो कोई मेजर डेटा नहीं है। नेक्स्ट वीक में आपको फेडरल जो फेड के रेट्स हैं उसके बारे में आपको इंटरेस्ट रेट आते हुए दिखाई देंगे, डिसीजन आता हुआ दिखाई देगा। तो वो इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते हमें लगता है कि मार्केट अगेन रेंज में रहेगा और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 76,000 से लेकर 70,000 के बीच मार्केट मूव कर सकता है। तो अगर प्राइस ऊपर बाउंस लेते हैं करीबन 76,950 के आसपास तक, तो हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है करीबन 77,580 का लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि नीचे करीबन 76,080 तक देखा जा सकता है। तो रेंज बाउंड मोमेंटम है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं और अगर 76,000 के आसपास मिले तो वहां अगेन हम बाइंग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मार्केट हमें रेंज में लग रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है वो कहीं ना कहीं गोल्ड की तेजी पर ब्रेक लगा सकती है। बट आज जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से आपको निचले स्तरों पर खरीदारी भी देखी जा सकती है। तो फिलहाल अभी जो सेंटीमेंट है वो काफी रेंज बाउंड है और इस रेंज के अंदर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नज़रिया सेलॉन राइस की स्ट्रैटेजी सोने और चांदी पर। इस बीच हमारे साथ बिपुल मजूमदार जो एक टेक्निकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बिपुल, सबसे पहले सोने और चांदी पर अभी अभी अनुज ने बताया कि रेंज बाउंड सेशन रह सकता है। आपका क्या राय होगी प्रेशियस मेटल्स पर, और कौन से लेवल्स पर आप नज़र रख रहे हैं? देखिए, प्रीशियस मेटल्स में फिलहाल अभी ईयर एंड में वॉल्यूम कम होता है और ग्लोबल एक्टिविटी थोड़ा सा थीन रहेगा। तो यहाँ पे शायद एक रेंजिंग मार्केट ही रहेगा। और फिलहाल तो बाजार एक करेक्टिव फेज से चल रहा है और करेक्टिव फेज से थोड़ा बाउंस बैक करने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी मेरा मानना है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प जब हिल बी इलेक्ट जब आएंगे, तो मेरे हिसाब से जो ट्रेड वार का सिनेरियो काफी हद तक हीट अप हो जाएगा। और दूसरा तो साथों साथ अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन नया फ्रेश आया हुआ है बाजार में, जो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब जिस तरह से अभी हर दिन नया नया कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर आता रहता है। आप फ्राइडे को घर में बैठते हो तो आपको जियोपॉलिटिकल न्यूज ही सवेरे आता है। तो इस तरह का सिनारियो हो रहा है। तो इस समय में मैं जनरली अभी गोल्ड में अगर ट्रेड करना है तो लुकिंग एट ओवरऑल पर्सपेक्टिव में तो बाय ऑन डिप्स ही मान के चल रहा हूँ, ऑन इवन फॉर द शॉर्ट टर्म। क्योंकि ट्रम्प आने के बाद, ट्रेड वार के बाद तो मोस्टली करेंसी वोलेटिलिटी होगा, और करेंसी जब वोलेटिलिटी होगा तो मोस्टली फोकस गोल्ड एज ए रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ही फोकस आ जाएगा फिर, और ईटीएफ का भी डिमांड आ जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ तो गोल्ड में शायद अभी कुछ दिन रेंज बाउंड रहे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये तेजी में रहना चाहिए। और इंट्राडे के लिए अगर मान के चलते हैं तो ट्रेड के लिए मेरे हिसाब से गोल्ड अभी फिलहाल के लिए बाय बन सकता है, थोड़े स्मॉल टारगेट 77,200, 77,300। स्टॉप लॉस 76,200 के नीचे रहेगा फिलहाल के लिए। तो एज ऑफ नाउ गोल्ड के लिए थोड़ा लग रहा है कि बाय ऑन डिप जैसा है। सिल्वर में फिलहाल के लिए उतना स्ट्रेंथ नहीं है सिल्वर में फिलहाल के लिए।
और अभी फिलहाल इस काउंटर में अभी बाय अवॉइड करना चाहिए सिल्वर में। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए अगर बाय साइड में रहना है तो गोल्ड में करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इंट्राडे के लिए बाइंग होगा। ये कुछ लेवल्स इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन फंडामेंटली बात करें तो सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में सेफ हेवन बाइंग दिखी है और इसी के चलते हाल फिलहाल में अच्छा रनअप भी दिखा है। दिव्या, आपका क्या नजरिया रहेगा और क्या आपको लगता है कि सेंट्रल बैंक जो खरीदारी कर रही है उसका ट्रेंड अभी कुछ समय तक कंटिन्यू होगा और कौन से लेवल्स पर हम नजर रखें? गुड मॉर्निंग। अगर मैं ओवरऑल गोल्ड के बात करूँ तो लास्ट वीक हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने मिला। इकोनॉमिक डेटा जो भी यूएस के एंड से आए थे ओवरऑल मिक्स आए थे, तो ज़्यादा हमें मोमेंटम देखने नहीं मिला। ये वीक में अभी इन्फ्लेशन का डेटा है, अगर कुछ भी उसमें सरप्राइज हमें देखने मिलती है तो जो फेड मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज ड्यू नेक्स्ट वीक, तो उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने मिल सकते हैं जो कि गोल्ड के प्राइजेस में बड़ा चेंज या बड़ा फॉल या बड़ा रैली आ सकता है। पर ओवरऑल अगर मैं टेक्निकल पिक्चर्स की बात करूँ तो प्राइजेस जो है काफी टाइम से एक साइडवेज में है, हायर लेवल पे सस्टेन हो नहीं पा रहा है, तो एक सेल ऑन राइज की मेरा व्यू रहा गोल्ड के अंदर। इंट्राडे के लिए अगर प्राइजेस 76,900 का लेवल आता है तो वहाँ पे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 77,100 का रखे और टारगेट नीचे में 76,600 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में हमें एज कम्पेयर टू गोल्ड एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला था लास्ट वीक। टेक्निकली एक ब्रेकआउट आया था काफी टाइम के बाद 91,500 के ऊपर, तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तो चांदी में हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए 91,700 के करीब जो है बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 91,200 का रखे और टारगेट ऊपर में 92,400 का मेंटेन करके चले। बिल्कुल, तो ये नज़रिया सोने और चांदी पर, लेकिन इस बीच ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस यहाँ पर भी नज़र डालेंगे। याद रखिए, पिछले हफ्ते गुरुवार को ओपेक प्लस की बैठक हुई थी जहां उन्होंने उत्पादन रिवाइवल जो जनवरी से होना था वो फिर एक बार 3 महीने तक पोस्टपोन किया है और अप्रैल से उत्पादन बढ़ेगा और मेन चिंता डिमांड को लेकर है। याद रखिए, चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ब्रेंट क्रूड का और चाइना में डिमांड कंसर्न्स है, जिसके चलते ओपेक प्लस सप्लाई बढ़ाना नहीं चाहता। और इसके अलावा अब ओपेक प्लस की जो डोमिनेंस थी इस इंडस्ट्री में वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। दूसरे कई सारे देश अब अपना ऑयल उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अमेरिका जैसे कुछ कंट्रीज जो खुद ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं और ओपेक प्लस की जो डोमिनेंट पोजीशन थी वो अब कम होती हुई नजर आई। तो कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते ब्रेंट क्रूड पर इम्पैक्ट पिछले कुछ दिनों से दिखा है, इस पर एक नजरिया ले लेंगे। सबसे पहले अनुज, आपसे पूछना चाहूंगी, ब्रेंट क्रूड पर पिछले दिनों में जो वॉलेटिलिटी दिखी है, अब आपका क्या नजरिया रहेगा? देखिए, ओपेक की जो मीटिंग थी उसमें प्रोडक्शन को लेके जो उन्होंने डेट एक्सटेंड की है वो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस में वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। हालांकि इस टाइम अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड की डिमांड है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है और उसके साथ साथ जो सप्लाईज है वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिख। अनुज, हम आपके पास थोड़ी ही देर में आएंगे, लेकिन राजस्थान राइजिंग इवेंट में कुमार मंगलम बिरला बात कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 2047, Rajasthan's pivotal role as a primary hub for raw materials becomes increasingly important. Second is infrastructure. In many ways, Rajasthan is to India what the Silk Route was to the ancient world, a vital artery of commerce and of culture. The tourism sector contributes around 12% to the state's GDP. It should come as no surprise that every third tourist who visits India also visits Rajasthan. Credit for that must go to the government for creating a conducive environment for the broader tourism and hospitality industry to thrive in. Fourth is renewable energy. Rajasthan ranks second amongst Indian states in terms of installed capacity of renewable energy. As of early 2024, the state surpassed 18 gigawatts of installed solar capacity, making it the leading state in India in terms of solar capacity generation. Today, it accounts for 1/4 of India's cumulative large-scale solar capacity. In fact, I believe that Rajasthan is poised to emerge as a global solar energy hub. To summarize the 4 pillars that form the foundation of Rajasthan's
progress are minerals, infrastructure, tourism, and renewable energy, MITR, or should I say, Mitra, a friend and a true partner in development. By adopting a contextual and sustainable approach to investment promotion, Rajasthan can unlock its full potential. The government has set up a target of doubling the state's economy from its current size of $12 trillion to $30 trillion in the next 5 years. I believe that Rajasthan is well positioned to become a top investment destination, contributing significantly to India's goal of becoming a $5 trillion economy. Prime Minister, sir, the other day a journalist from a leading global publication asked me for my opinion on the investment climate in India. और मैंने उनसे कहा कि मेरे 30 साल के करियर में मैंने निवेश के लिए हमारे राज्यों के बीच ऐसी कंपटीशन कभी नहीं देखी. This is the climate in which competition and business thrives, and I believe that this has been set in motion, sir, by your vision of cooperative federalism. After all, as Rajasthan rises, India rises, and as every state prospers, India prospers. Before I conclude, I have a simple message for all the global investors here. Rajasthan is ready. Are you? Padharo Mhare Desh, Nivesh Karo Mhare Desh. Welcome to Rajasthan and invest in Rajasthan. बिल्कुल, कुमार मंगलम बिरला की कुछ कमेंट्री राजस्थान राइस. हमने क्रूड पर चर्चा की थी और अनुज हमें बता रहे थे कि कौन से फैक्टर्स है जिसका इम्पैक्ट ब्रेंट क्रूड पर अगले कुछ महीनों में दिखाई दे सकता है. अनुज बताएं, क्या कह रहे थे आप? देखिए, क्रूड में जो इस टाइम है इम्पोर्टेंट सप्लाई है, और हम देख रहे हैं कि सभी नेशन सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं. हमने यूएस के अंदर भी सप्लाई बढ़ती हुई देखी है. हालांकि डिमांड कंसर्न जो है वो अभी भी है, और हमने देखा कि पूरे साल डिमांड की वजह से भावों में एक गिरावट रही. हमने देखा था साल के स्टार्टिंग में $90 के भाव ऑलमोस्ट टेस्ट हुए थे. उसके बाद से कंटिन्यूस एक गिरावट रही और अब भाव देखें तो ऑलमोस्ट $70 के आसपास आ गए हैं. तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे क्रूड का तो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में आता हुआ दिख रहा है, और हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो भाव है वो नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं. तो एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से या वीकली पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड बना सकते हैं. तो करीबन 5,805 के आसपास के स्तर मिले तो बिकवाली का ट्रेड बनाए. स्टॉप लॉस करीबन 5,935 पे लगाएं. एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार नीचे 5550 तक के लेवल देखे जा सकते हैं. तो बिकवाली क्रूड में देखी जा सकती है. हमें लगता है कि सेंटीमेंट थोड़े से डाउन है क्रूड के अंदर, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं. बिल्कुल, तो बिकवाली का नजरिया इस पर, लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस पर नजर डालेंगे. करीब 4.5% की तेजी के साथ कारोबार आज एमसीएक्स पर दिखा है. इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी नेचुरल गैस के दाम बढ़ते हुए नजर आए. विंटर शुरू हो चुका है तो हीटिंग के दाम बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, जिसके चलते नेचुरल गैस में आज तेजी दिखी है. दिव्या, क्या राय होगी आपकी नेचुरल गैस पर, और आज की 4% की तेजी के बाद क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? नेचुरल गैस का अगर हम लोग ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी टाइम से जो प्राइसेस है 285 290 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं. वहां पे हमें एक सेलिंग देखने मिल रही है. तो जब तक 285 का लेवल इंटैक्ट है तो सेल ऑन राइस का मेरा व्यू रहेगा. 280 का जो पुट ऑप्शन है, अगर इंटरडे में 16 का लेवल आता है तो वहाँ पे बाई करके चले. स्टॉप लॉस हम 13 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 20 का मेंटेन करके चले. बिल्कुल, तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर करीब 4.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर दिखी है. लेकिन एग्री मार्केट से गेहूं पर नजर डालेंगे और गेहूं की सफल ई ऑक्शन पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब देवेंद्र वोरा जी जुड़ चुके हैं. देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए. हाल फिलहाल में सक्सेसफुल ई ऑक्शन कंप्लीट हुआ वीट का, जो गवर्नमेंट ने किया, और डिमांड भी काफी अच्छी रही. आप बताएं ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है? जी, ये बार गेहूं का जो सरकार का जो एक्सपेक्टेशन था कि ये ओपन सेल हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो भाव थोड़े दबेंगे, तो टेम्पररी 24-48 घंटा, 1 या 2 दिन मार्केट थोड़ा नीचे आया. उसके बाद में वही का वही आगे, और उससे भी मतलब जो आगे था ओपन सेल के पहले के जो भाव, उससे भी थोड़ा मार्केट आगे चला गया. हकीकत में ऐसा है कि ये बार जो गवर्नमेंट के जो फिगर्स है, प्रोडक्शन के फिगर, और गवर्नमेंट की जो व्हीट की जो पॉलिसी है वो नियर अबाउट फेलियर दिख रही है. कोई कैलकुलेशन से सरकार चल नहीं रही है, ऐसा मैं समझता हूं.
क्योंकि अभी सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचा है व्हीट की मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, कि सरकार खुद रशिया या यूक्रेन से सस्ते भाव का जो गेहूं है, लाल गेहूं, रेड व्हीट, वो इंपोर्ट करे खुद, और वो जो बड़े मैन्युफैक्चरर है, फ्लोर मिलर्स वगैरह, उनको दे, ऐसा मैं समझता हूं। बिल्कुल, तो ये नज़रिया और गेहूं के ई ऑक्शन से प्रोसेसर्स के रिस्पांस को आप कैसे देखते हैं? आपका क्या नज़रिया होगा इस पर? नहीं, अभी जो गवर्नमेंट का जो कोटा है, जो गवर्नमेंट ने जो अभी माल दिया है, वो सफिशिएंट नहीं है। ऐसा ये ऑक्शन से हमको इसलिए दिख रहा है कि नीचे में जो सरकार का 2350 का जो भाव था, उससे ऊपर 350 से लेके ऊपर में 800 रुपया तक लोगों ने गेहूं के भाव जो है मैन्युफैक्चरर और मिलर्सों ने भरे हैं। तो ऐसा है कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सरकार की जो सप्लाई है वो कम है। सप्लाई अगर इसमें सरकार बढ़ाएगी, फ्लड करेगी, जो पिछले साल किया था, तो वो पॉसिबल है। हकीकत में क्या है कि जो इलेक्शन थे, उनके कारण सरकार ने जो फ्री भी जो 80 करोड़ लोगों को जो सरकार गेहूं और चावल वगैरह जो दे रही है फ्री में, उनको सप्लाई बराबर करने के लिए जो 35-40 लाख टन की जो सप्लाई दी, उसके कारण सरकार का जो स्टॉक है, सरकार का जो भंडार है, उसमें स्टॉक काफी कम है। तो उसको उसी हिसाब से चल रही है सरकार। और ये बार 6 से 10%, 6 to 10% व्हीट का जो स्विंग है, वो बड़े, ऐसा सरकार का जो अनुमान था वो शायद सच साबित होगा। तो उसके हिसाब से सरकार को जो अपना जो स्टॉक है, जो भंडारण है, उसको खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि बाजार कंट्रोल में है। अदरवाइज बाजार कंट्रोल में नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये नज़रिया वीट पर, लेकिन इसके अलावा एफसीआई मिलर्स का जो मैनिपुलेशन किया है जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, उस पर क्या लगाम लगा पाएगी? क्या नज़रिया होगा? लेकिन ठीक है, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राजस्थान राइजिंग इवेंट में बात कर रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। साथियों, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा और डिलीवरी की पावर क्या होती है, ये भारत की सफलता से पता चलता है। भारत जैसे डाइवर्स देश में डेमोक्रेसी इतनी फल फूल रही है, इतनी सशक्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेमोक्रेटिक रहते हुए मानवता का कल्याण, ये भारत की फिलॉसफी के कोर में है। ये भारत का मूल चरित्र है। आज भारत की जनता अपने डेमोक्रेटिक हक के माध्यम से भारत में स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दे रही है।
साथियों, भारत के इन पुरातन संस्कारों को हमारी डेमोग्राफी यानी युवा शक्ति आगे बढ़ा रही है। आने वाले अनेक सालों तक भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में रहने वाला है। भारत में युवाओं का सबसे बड़ा पूल होने के साथ ही सबसे बड़ा स्किल्ड युवा वर्ग भी होगा। इसके लिए सरकार एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। साथियों, बीते दशक में भारत की युवा शक्ति ने अपने सामर्थ्य में एक और आयाम जोड़ा। ये नया आयाम है भारत की टेक पावर, भारत की डेटा पावर। आप सभी जानते हैं कि आज हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, डेटा का कितना महत्व है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। बीते दशक में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत है। भारत दुनिया को तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना राजस्थान राइजिंग इंडिया इवेंट में, लेकिन इतना ही समय था। सबसे पहले देवेंद्र, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा अनुज, दिव्या और बिपुन, बहुत बहुत शुक्रिया कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।